बकरी और चट्टान। तिब्बत की लोक कथा। एक दिन सुबह सुबह एक दूध बेचने वाले ने अपना रोज का काम शुरू किया। अपनी गायों को दूहा और पास के शहर में दूध बेचने जाने के लिए तैयार हो गया। दोपहर होने पर उसने अपना आधा बचा दूध से भरा घड़ा चट्टान के ऊपर समतल जगह पर सावधानी से रख दिया। फिर कुछ रोटी व पनीर निकाल चट्टान की छाया में बैठकर खाने लगा। अचानक उसने एक जोर की हेलो आवाज सुनी। ऊपर देखा तो एक बकरी वाला बहुत सारी बकरियों के झुंड के साथ चला आ रहा था। उसकी जोर की आवाज ने सबसे आगे चलती बकरी को चौंका दिया। वह एकाएक चट्टान पर कूदी और दूध वाले के घड़ों को नीचे गिरा डाला। घड़े धम से नीचे गिरे और चूर चूर हो गए। दूध वाला आग बबूला हो गया। ओहो, तुमने मेरा सारा दूध बर्बाद कर डाला। अब तुम्हें मेरे घड़ों और दूध का पूरा दाम देना होगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह तो बकरी की गलती है। बकरी वाला बोला। दोनों लड़ते झगड़ते रहे। अंत में दोनों कचहरी जाने के लिए तैयार हो गए। न्यायालय के अनुभवी न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और बोले, यह तो साफ है कि दूध वाला बिना किसी कसूर के अपना घड़ा वह दूध खो बैठा। अब वह दूध कैसे बेचेगा? लेकिन इसमें दोष बकरी वाले का भी नहीं। यदि बकरी वाला अपनी बकरियां बेचकर इस नुकसान के पैसे चुकाता है, तब तो उसकी रोजी रोटी सब खत्म हो जाएगी। इसमें तो केवल बकरी व चट्टान का दोष है। बकरी को गिरफ्तार कर कचहरी में लाया जाए। मैं कल 12 बजे चट्टान और बकरी दोनों को सजा दूंगा। शहर भर में यह बात फैल गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अगले दिन कचहरी में लोगों की खचाखच भीड़ को देख न्यायाधीश खुश हो गए। उन्होंने जमा हुए लोगों से कहा, आप सब लोग एक बकरी और चट्टान का मुकदमा देखने के लिए यहां जमा हुए हैं। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि मैं बकरी और चट्टान का मुकदमा कैसे चला सकता हूं। मैं झक्की हूं। मैं कुछ बेवकूफी की बातें कहूं या करूं, इसलिए आप लोग यहां आए हैं। मैं तो समझता था कि आप सब मुझे अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। आप लोग मुझे कैसे इतना मूर्ख व झक्की समझ सकते हैं और मेरे बारे में इतने बुरे बुरे विचार मन में ला सकते हैं, अपने न्यायाधीश के बारे में। इसलिए आप सबको 1-1 रुपया जुर्माना भरना होगा। न्यायाधीश की बातें सुन सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने पहरेदारों को खुशी खुशी यह छोटा सा जुर्माना दे दिया। न्यायाधीश ने सब रुपए दूध वाले को दे दिए। बकरी वाला और दूध वाला एक दूसरे को देख देख कर मुस्कराए और फिर से मित्र बन गए। मददगार कौन? धर्म सिंह एक गाड़ीवान था। वह अनाज से भरी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। चलते चलते उसकी गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। बैल पूरी ताकत लगाकर भी पहियों को निकाल न सकी। गाड़ी को कीचड़ में फंसा देखकर गाड़ीवान जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अरे कोई तो मेरी मदद करो।
ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। एक हट्टा कट्टा आदमी वहां से जा रहा था। उसने गाड़ीवान की आवाज सुनी। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका नाम महाबली था। उसने गाड़ीवान से कहा, अरे आलसी आदमी, तुम गाड़ी को जरा पीछे से धक्का दो और बैलों को आगे बढ़ने के लिए ललकारो। तुम्हारे परिश्रम करने पर भी अगर गाड़ी कीचड़ से बाहर ना निकले तब ईश्वर को मदद के लिए पुकारना। महाबली की बात सुनकर गाड़ीवान ने रोना बंद कर दिया। बैलों को प्यार से पुचकारा, स्नेहपूर्वक उनके ऊपर हाथ फेरा। गाड़ीवान ने पूरी ताकत से गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया और साथ ही बैलों को भी गाड़ी आगे खींचने के लिए हाथ लगाई। मालिक की ललकार सुनकर बैलों ने गाड़ी खींचने में एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब गाड़ी एक ही झटके में गड्ढे से बाहर आ गई। गाड़ीवान ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया। फिर वह गाड़ी लेकर खुशी खुशी अपनी राह चला गया। तो बच्चों, जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। अभ्यास। गपशप। कार्यस्थल पर व्यर्थ बातचीत में भाग न लें और इस तरह की आदत को छोड़ने का प्रयास करें। इससे समय व्यर्थ होता है और लोगों में बुरे विचार प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त इससे झूठी अफवाहें फैलती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण निम्न कहानी में दर्शाया गया है। कहानी अफवाह की शक्ति। एक समय जंगल में एक खरगोश बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। अचानक उसने एक अद्भुत आवाज सुनी। उसे लगा कि धरती फट रही है। उसे प्रलय आने का आभास हुआ और उसने सोचा कि अगर धरती फट गई तो उसका क्या होगा। वह उछला और बिना विचारे दौड़ने लगा। एक खरगोश ने उसे जंगल की ओर भागते देखा और पूछा, क्या हुआ? खरगोश रोते हुए बोला, धरती फट रही है, तुम भी भागो। दूसरा खरगोश इतनी तेजी से भागने लगा कि उसने उस खरगोश को भी पीछे छोड़ दिया। जंगल से भागते समय उन्होंने अन्य सभी खरगोशों को सूचित किया, धरती फट रही है, भागो भागो। जल्दी ही हजारों खरगोश जंगल से भागने लगे। सभी खरगोशों को भागते देख अन्य सभी जानवर डर गए। यह खबर तेजी से फैलने लगी और सभी जानवर भागने लगे। सभी प्राणी, रेंगने वाले जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और 4 पांव वाले जानवर जंगल से निकलने की कोशिश करने लगे और उनके रोने चिल्लाने की आवाज से उपद्रव मच गया। एक पहाड़ पर खड़े शेर ने व्याकुलता से सभी जानवरों को भागते देखा। वह पहाड़ से उतरकर भीड़ के सामने आ खड़ा हुआ और चिल्लाया, रुको रुको। शक्तिशाली शेर की उपस्थिति ने सभी जानवरों के डर को समाप्त किया। एक तोता चिल्लाया, धरती फट रही है। शेर ने पूछा, किसने कहा कि धरती फट रही है? तोते ने जवाब दिया, यह बात मैंने बंदरों से सुनी। बंदरों ने कहा कि यह बात उन्होंने चीतों से सुनी। चीतों को हाथियों द्वारा सूचित किया गया था, हाथियों को भैंसों द्वारा। अंततः जब खरगोशों को पकड़ा गया तो वे एक दूसरे की ओर संकेत करते रहे जब तक वह खरगोश पकड़ा नहीं गया
जिसने यह बात कही थी। शेर ने खरगोश से पूछा, तुम्हें क्यों लगा कि धरती फट रही है? खरगोश डर से कांपता हुआ बोला, महाराज, मैंने स्वयं अपने कानों से धरती को फटते हुए सुना। शेर ने इस विषय की जांच की और आवाज को जांचा जिसे खरगोश ने सुना था। अंततः उसे पता चला कि वह आवाज एक पेड़ से नारियल गिर जाने के कारण उत्पन्न हुई थी। एक नारियल पत्थरों के ढेर पर जा गिरा, जिससे धरती में कंपन हुई। शेर ने सभी जानवरों से अपने घर लौट जाने के लिए कहा और कहा, धरती बिल्कुल सुरक्षित है। अगली बार अफवाह पर कार्य करने से पहले उसे जांच लेना। सभी जानवर शांति से अपने घर चले गए। शिक्षा: अफवाह पर कार्य करने से पूर्व उसे जांच लेना चाहिए। एक नदी के किनारे अमरूद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर मीठे मीठे अमरूद खाता और पेड़ पर उछल कूद मचाता रहता। उसी नदी में एक मगर रहता था। बंदर और मगर में मित्रता थी। जब मगर नदी के किनारे आता तो बंदर मीठे मीठे अमरूद तोड़कर नदी में गिरा देता था। मीठे अमरूद खाकर मगर प्रसन्न हो जाता था। एक दिन मगर ने कुछ अमरूद खाए और कुछ अमरूद घर ले जाकर मगरनी को दिए। मगरनी ने जब मीठे फल चखे तो उसने सोचा, ढेर सारे अमरूद खाकर बंदर का कलेजा भी खूब मीठा हो गया होगा। मगरनी के मन में बंदर का कलेजा खाने का विचार आ गया। उसने मगर से कहा, कल बंदर को घर पर बुला लाओ। अगले दिन मगर ने बंदर से कहा, तुमने मुझे इतने सारे अमरूद खिलाए, अब मैं भी तुम्हें अपने घर पर अच्छे अच्छे पकवान खिलाना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चलो। बंदर पेड़ पर से उतरा और मगर की पीठ पर सवार हो गया। रास्ते में मगर ने बंदर से कहा, मित्र, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। सच तो ये है कि मगरनी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। मगर की बात सुनकर बंदर चौंक पड़ा। उसने सूझबूझ से काम लिया। बंदर ने मगर से कहा, मित्र, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। चलो वापस चलकर कलेजा ले आते हैं। मगर वापस लौट पड़ा। नदी किनारे पहुंचकर बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मगर भाई, मेरा कलेजा खो गया है। जब मिलेगा तब तुम्हारे संग चलूंगा। हंस का न्याय। पात्र: राजकुमार सिद्धार्थ, मित्र देवदत्त, महाराज शुद्धोधन। राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्र के साथ महल के उपवन में टहल रहे हैं। आहा, आज उपवन कितना सुंदर लग रहा है। खिले खिले फूलों की सुगंध भी कितनी मनभावन है। उपवन में बहार आई हुई है राजकुमार। यह वसंत ऋतु का ही जादू है। मित्र, संभल कर, तुम्हारे पांव के पास एक घायल पक्षी आ गिरा है। झुककर, राजकुमार, यह तो हंस है। गोदी में उठाते हुए, इसके कोमल शरीर में तो बाण लगा हुआ है। बाण निकालकर घाव को धो देते हैं राजकुमार। देखो तो मित्र, कैसा घबराया हुआ है। आओ, इसे अंजलि में पानी भरकर पिला देते हैं। इतने में सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त उपवन में आ जाता है। यह पक्षी मेरा है, इसे मुझे दे दो। कौन? देवदत्त, क्या तुमने इसे घायल किया है? कपिला नगरी में मुझे छोड़ और किसका निशाना इतना सही हो सकता है? हंस पर बाण अवश्य तुमने चलाया है, परंतु इसे मैंने बचाया है।
यह मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। हंस तुम्हारा नहीं, मेरा है। इसे मैंने बचाया है, लेकिन इसका शिकार मैंने किया है। इस प्रकार से आपस में झगड़ा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। राजकुमार, इससे तो अच्छा है कि हम सभी महाराजा शुद्धोधन के दरबार में चलते हैं। हां, यही ठीक रहेगा। महाराज बड़े न्यायप्रिय हैं, सही सही फैसला करेंगे। तीनों राजा के दरबार में पहुंचते हैं। सिद्धार्थ, तुम इस पक्षी को अपने बड़े भाई को दे दो। महाराज, इस पक्षी की तरफ से मैं न्याय की मांग करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि इस पक्षी के प्राणों की रक्षा की जाए। हां महाराज, न्याय किया जाए कि यह पक्षी किसका है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जंगल के जानवर उसी के होते हैं जो उन्हें पकड़ता या मारता है। न्याय से यह पक्षी मेरा है। महाराज, जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। आकाश में उड़ने वाले भोले भाले पक्षी कुछ कह नहीं सकते। उनकी जान बचाना क्या अन्याय है? देवदत्त, तुम्हारा कहना भी ठीक है, परंतु पक्षी अभी मरा नहीं। प्रश्न उसके जीवन का है। पक्षी सिद्धार्थ का है। यह राजहंस आकाश में उड़ा जा रहा था। मैंने इसे तीर से मारा। यह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। राजा को चिंतित देखकर मंत्री बीच दरबार में आ गए। महाराज, हंस किसका है? इसका निर्णय स्वयं हंस को ही करने दीजिए। हंस को बीच में छोड़ दीजिए। वह जिसके पास चला जाएगा उसको सौंप दिया जाएगा। देवदत्त और सिद्धार्थ कुछ दूरी पर खड़े हो जाते हैं। बीच में हंस को छोड़ दिया जाता है। मंत्री ने देवदत्त को इशारा किया। आजा। हंस डर से कांपने लगता है। सिद्धार्थ, अब तुम हंस को बुलाओ। बाहें फैलाते हुए आ मेरे पास आजा। हंस घायल पंखों को फड़फड़ाते हुए उसकी गोद में आ गया। लीजिए महाराज, निर्णय हो गया। राजहंस सिद्धार्थ को मिल गया। देवदत्त मुंह नीचे कर दरबार से बाहर निकल आया। एक नदी के किनारे अमरूद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर मीठे मीठे अमरूद खाता और पेड़ पर उछल कूद मचाता रहता। उसी नदी में एक मगर रहता था। बंदर और मगर में मित्रता थी। जब मगर नदी के किनारे आता तो बंदर मीठे मीठे अमरूद तोड़कर नदी में गिरा देता था। मीठे अमरूद खाकर मगर प्रसन्न हो जाता था। एक दिन मगर ने कुछ अमरूद खाए और कुछ अमरूद घर ले जाकर मगरनी को दिए। मगरनी ने जब मीठे फल चखे तो उसने सोचा, ढेर सारे अमरूद खाकर बंदर का कलेजा भी खूब मीठा हो गया होगा। मगरनी के मन में बंदर का कलेजा खाने का विचार आ गया। उसने मगर से कहा, कल बंदर को घर पर बुला लाओ। अगले दिन मगर ने बंदर से कहा, तुमने मुझे इतने सारे अमरूद खिलाए, अब मैं भी तुम्हें अपने घर पर अच्छे अच्छे पकवान खिलाना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चलो। बंदर पेड़ पर से उतरा और मगर की पीठ पर सवार हो गया। रास्ते में मगर ने बंदर से कहा, मित्र, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। सच तो ये है कि मगरनी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। मगर की बात सुनकर बंदर चौंक पड़ा। उसने सूझबूझ से काम लिया। बंदर ने मगर से कहा, मित्र, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। चलो वापस चलकर कलेजा ले आते हैं। मगर वापस लौट पड़ा। नदी किनारे पहुंचकर बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मगर भाई, मेरा कलेजा खो गया है। जब मिलेगा तब तुम्हारे संग चलूंगा।
हंस का न्याय। पात्र राजकुमार सिद्धार्थ, मित्र देवदत्त, महाराज शुद्धोधन। राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्र के साथ महल के उपवन में टहल रहे हैं। आहा, आज उपवन कितना सुंदर लग रहा है। खिले खिले फूलों की सुगंध भी कितनी मनभावन है। उपवन में बहार आई हुई है राजकुमार। यह वसंत ऋतु का ही जादू है। मित्र, संभल कर, तुम्हारे पांव के पास एक घायल पक्षी आ गिरा है। झुककर, राजकुमार, यह तो हंस है। गोदी में उठाते हुए, इसके कोमल शरीर में तो बाण लगा हुआ है। बाण निकालकर घाव को धो देते हैं राजकुमार। देखो तो मित्र, कैसा घबराया हुआ है। आओ, इसे अंजलि में पानी भरकर पिला देते हैं। इतने में सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त उपवन में आ जाता है। यह पक्षी मेरा है, इसे मुझे दे दो। कौन? देवदत्त, क्या तुमने इसे घायल किया है? कपिला नगरी में मुझे छोड़ और किसका निशाना इतना सही हो सकता है? हंस पर बाण अवश्य तुमने चलाया है, परंतु इसे मैंने बचाया है। यह मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। हंस तुम्हारा नहीं, मेरा है। इसे मैंने बचाया है, लेकिन इसका शिकार मैंने किया है। इस प्रकार से आपस में झगड़ा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। राजकुमार, इससे तो अच्छा है कि हम सभी महाराजा शुद्धोधन के दरबार में चलते हैं। हां, यही ठीक रहेगा। महाराज बड़े न्यायप्रिय हैं, सही सही फैसला करेंगे। तीनों राजा के दरबार में पहुंचते हैं। सिद्धार्थ, तुम इस पक्षी को अपने बड़े भाई को दे दो। महाराज, इस पक्षी की तरफ से मैं न्याय की मांग करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि इस पक्षी के प्राणों की रक्षा की जाए। हां महाराज, न्याय किया जाए कि यह पक्षी किसका है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जंगल के जानवर उसी के होते हैं जो उन्हें पकड़ता या मारता है। न्याय से यह पक्षी मेरा है। महाराज, जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। आकाश में उड़ने वाले भोले भाले पक्षी कुछ कह नहीं सकते। उनकी जान बचाना क्या अन्याय है? देवदत्त, तुम्हारा कहना भी ठीक है, परंतु पक्षी अभी मरा नहीं। प्रश्न उसके जीवन का है। पक्षी सिद्धार्थ का है। यह राजहंस आकाश में उड़ा जा रहा था। मैंने इसे तीर से मारा। यह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। राजा को चिंतित देखकर मंत्री बीच दरबार में आ गए। महाराज, हंस किसका है? इसका निर्णय स्वयं हंस को ही करने दीजिए। हंस को बीच में छोड़ दीजिए। वह जिसके पास चला जाएगा उसको सौंप दिया जाएगा। देवदत्त और सिद्धार्थ कुछ दूरी पर खड़े हो जाते हैं। बीच में हंस को छोड़ दिया जाता है। मंत्री ने देवदत्त को इशारा किया। आजा। हंस डर से कांपने लगता है। सिद्धार्थ, अब तुम हंस को बुलाओ। बाहें फैलाते हुए, आ मेरे पास आजा। हंस घायल पंखों को फड़फड़ाते हुए उसकी गोद में आ गया। लीजिए महाराज, निर्णय हो गया। राजहंस सिद्धार्थ को मिल गया। देवदत्त मुंह नीचे कर दरबार से बाहर निकल आया। मुखिया का सच्चा न्याय। एक गांव में यशवंत नामक एक किसान रहता था। उसके यहाँ एक काली गाय और एक बछड़ा था। यशवंत बछड़े को गाय का दूध नहीं पीने देता था, इसलिए बछड़ा कुछ ही दिनों में मर गया। गाय के साथ भी वो अत्याचार करता था। गाय को चारा तक नहीं देता था, बल्कि उसे दूसरों के खेतों में चरने के लिए छोड़ देता था। गाय शाम तक खेतों में चरती और फिर वापस आती थी। एक दिन यशवंत की गाय घर न लौटी तो उसे चिंता सताने लगी। खोई हुई गाय को ढूंढवाने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी,
इसलिए यशवंत ने मुखिया को जाकर सूचना दी कि उसकी काली गाय खो गई है। मुखिया ने गाय को ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेजा। वे लोग शाम तक एक काली गाय को हाँक कर ले आए। क्या यही तुम्हारी गाय है? मुखिया ने यशवंत से पूछा। यशवंत की जो गाय खो गई थी वो दुबली पतली थी, लेकिन जो गाय नौकर पकड़ कर लाए वो मोटी ताजी और स्वस्थ थी। लालच में आकर यशवंत ने कहा, जी हाँ, यही मेरी गाय है। मुखिया ने वो मोटी ताजी गाय यशवंत को सौंप दी। यशवंत उसे अपने घर ले गया। घर जाकर उसने देखा कि वो गाय दुधारू बिल्कुल नहीं थी। वो एक बूंद भी दूध नहीं देती थी। अब यशवंत दुविधा में फंस गया। वो मुखिया से ये नहीं कह सकता था कि ये गाय मेरी नहीं है, इसलिए यशवंत ने उसे अपने पास ही रखा और पहले वाली गाय की तरह इस पर भी अत्याचार करने लगा। बिना दाना पानी मिले गाय दुबली हो गई। यशवंत के पास इस वक्त जो गाय थी वो किसी रणवीर नामक दूसरे किसान की थी। रणवीर जब एक सप्ताह बाद शहर से अपने घर लौटा तो उसे मालूम हुआ कि उसकी गाय घर नहीं लौटी है। रणवीर ने भी अपनी खोई गाय की रिपोर्ट मुखिया को लिखा दी। मुखिया ने रणवीर की काली गाय को ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेजा। नौकरों को एक जगह गांव की सीमा पर यशवंत की गाय दिखाई दी। नौकर उसे पकड़कर मुखिया के पास ले आए। यही तुम्हारी गाय है? मुखिया ने रणवीर से पूछा। वो गाय दुबली पतली थी, लेकिन दुधारू थी। रणवीर ने सोचा, अगर इसे खूब हरा चारा खिलाया गया तो मोटी ताजी होकर खूब दूध देगी। ये सोचकर उसने मुखिया से कहा, जी हाँ, यही मेरी गाय है। मुखिया की अनुमति लेकर रणवीर उस काली गाय को अपने घर ले गया। उसे हरा चारा, खली वगैरह देकर मोटा ताजा बना दिया। कुछ ही दिनों बाद वो गाय खूब दूध देने लगी। इस बीच यशवंत के पास रणवीर की गाय की हालत बहुत खराब हो गई थी। कुछ दिनों बाद यशवंत को मालूम हुआ कि उसकी दुधारू गाय रणवीर के पास है। यशवंत रणवीर के घर गया और जाकर बोला, हमारी गायें बदल गई हैं। मेरी दुधारू गाय तुम्हारे पास और तुम्हारी सूखी गाय मेरे पास आ गई है। तुम मुझे मेरी गाय वापस करके अपनी गाय ले जाओ। मुखिया ने ये गाय दिलाई है, इसका फैसला वही करेंगे। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो उनसे जाकर शिकायत करो, रणवीर ने जवाब दिया। यशवंत ने मुखिया के पास जाकर अपनी फरियाद सुनाकर कहा, मुखिया जी, भूल से हमारी गाय बदल गई हैं। कृपया आप न्याय करके मुझे मेरी गाय वापस दिलवा दीजिए। मुखिया ने पंचायत बुलाकर दोनों गाय मंगवाकर रणवीर से पूछा, क्या यशवंत का कहना उचित है? इस पर रणवीर ने उत्तर दिया, हो सकता है यशवंत का कहना उचित हो, मगर यशवंत के पास जो गाय है उसकी हड्डियां निकल आई हैं। अगर यशवंत उसे पहले जैसा मोटा ताजा बना दे तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी दुबली पतली गाय को हरा चारा व खली खिलाकर मोटा ताजा बनाया है। मुखिया जानता था कि रणवीर का कहना सत्य है, इसलिए मुखिया ने अपने फैसले में कहा, यशवंत को 1 महीने की मोहलत दी जाती है कि वो रणवीर की गाय को खिला पिलाकर पहले जैसा मोटा ताजा कर दे, तो वो अपनी गाय बदल सकता है। लाचार होकर यशवंत महीने भर तक रणवीर की गाय को खिला पिलाकर मोटा ताजा कर लाया। अब तुम अपनी गाय ले जा सकते हो, मुखिया ने यशवंत से कहा। यशवंत ने जब अपनी गाय को ले जाना चाहा, तब वो नहीं आई। इस पर उसने क्रोध में आकर उसे एक लाठी जमा दी। लाठी के मारते ही गाय ने अपने दोनों सींगों से यशवंत को उठाकर फेंक दिया। यशवंत को चोट लग गई, वो कराहने लगा। इस पर मुखिया ने फैसला किया, यशवंत, अब ये गाय तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये बात सबके सामने ही जाहिर हो गई है। ये तुमको अपना मालिक स्वीकार नहीं करती। तुमने इसके साथ जो अत्याचार किए थे, उसी का फल इस निरीह प्राणी ने तुम्हें दिया है। भलाई इसी में है कि तुमने जो रणवीर की गाय को खिला पिलाकर मोटा बनाया है, उसी को ले जाओ। हो सकता है आगे बछड़ा देने पर तुमको खूब दूध मिलने लगे। यशवंत, जो गाय के सींगों की चोट खा चुका था, पछताता हुआ रणवीर की ही गाय को ले गया।
पंडित जी ठगे गए। एक थे पंडित कैलाशनाथ तिवारी। वे वास्तव में बहुत भोले थे। छल कपट की बातें वे नहीं जानते थे। एक बार वे अपने यजमान के यहाँ गए। यजमान ने उन्हें एक बछिया देते हुए कहा, महाराज, इसे स्वीकार कीजिए कि आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। पंडित जी बछिया कंधे पर रखकर चल दिए। वे उसे थकाना नहीं चाहते थे। पास के गांव में 3 ठग रहते थे। तीनों ठगों ने देखा कि पंडित कैलाशनाथ बकरी लिए जा रहे हैं। वे पंडित जी के भोलेपन से परिचित थे। उन्होंने आपस में एक सलाह करके पंडित जी को ठगने का निश्चय किया। तभी एक ठग पंडित जी के पास से गुजरा और बोला, राम राम पंडित जी, कहाँ से चले आ रहे हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई, मैं अपने यजमान के यहाँ से आ रहा हूँ। ठग बोला, वह तो ठीक है, पर ये कुत्ता आप कंधे पर लिए क्यों चल रहे हैं? यह सुनकर पंडित जी चौंके। अरे, क्या तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता? ये कुत्ता नहीं, बछिया है। ठग बोला, महाराज, अब आपको कैसे समझाऊं कि यह कुत्ता ही है, बछिया नहीं। विश्वास न हो तो किसी और से पूछ लेना। इतना कहकर ठग वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में दूसरा ठग उधर से गुजरा। उसने व्यंग में कहा, नमस्कार पंडित जी, ये कुत्ता तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? ठग की बात सुनकर कैलाशनाथ चक्कर में पड़ गए। वे हिम्मत करके बोले, अरे ठीक से देखो, ये कुत्ता नहीं बछिया है। ठग बोला, महाराज, आपको क्या हो गया है? जरा ध्यान से देखिए, ये बछिया नहीं कुत्ता है। किसी ने आपको धोखा दिया है। तभी तीसरा ठग भी आ गया। वह आते ही बोला, ब्राह्मण देवता, इस कुत्ते को कंधे पर रखने से आपका शरीर अपवित्र हो गया है। इसे छोड़ पहले स्नान कर पवित्र हो जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। अब कैलाशनाथ को विश्वास हो चला कि जिसे वह कंधे पर बिठाकर ला रहे हैं वह कुत्ता ही है। भला 3 आदमी ऐसा क्यों कहते? ऐसा सोचकर वे बछिया को वहीं छोड़ यजमान के घर वापस गए। ठगों ने उनकी बछिया को उठा लिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। कैलाशनाथ ने यजमान को उलाहना देते हुए सारी बात बताई। यजमान ने सारी बात समझकर कहा, पंडित जी, आपको धूर्तों ने ठग लिया। वो कुत्ता नहीं, बछिया ही थी। आपको उन ठगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। पंडित कैलाशनाथ ने अपना माथा पीट लिया। बच्चों, सदा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए।